कि लड़की ने क्यों सुसाइड किया भाई, तो ऐसी उसकी परिस्थिति आई होगी, कुछ इस तरह की वो गतिविधि में रही होगी और उस गतिविधि में उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी बदनामी हो जाएगी आगे चल के, तो वो नींद की गोली खा ली और सो गई। बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग, राजनेता और इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे लोग इस सेक्स रैकेट में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक महिला को एक जज की पत्नी होने के बावजूद उसको गोली मार दी गई और वो युवा जिसकी सारी संभावनाएं सामने में थी, उसकी यही स्थिति, इस स्थिति में मौत हो जाती है कि 2 घंटे तक वो स्ट्रगल करते रहता है और उसके बाद से अंत में उसकी मौत होती है। निश्चित रूप से नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पर चर्चा किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम भारतवासी जो है ना, वो एक इल्यूजन में जीने लगे हैं। हमको भारत को पाकिस्तान से जीत जाना है, हमें एक सिनेमा बना देना है जिसमें हमें पाकिस्तान को बुरा दिखा देना है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मिमिक्री कर लेनी है। लेकिन फिर अपने आस पड़ोस में क्या हो रहा है, अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर हम आंख मूंद लेते हैं। कभी कभी संवेदनहीन की तरह हम बर्ताव करते हैं। चाहे हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, हमारे बिहार राज्य के राजधानी पटना की बात करें, या हमारे मुजफ्फरपुर के अहियापुर पुल के पास हुई जिसमें कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ मृत पाई गई थी। इन सारी घटनाओं को देखें तो बस ये समाचार की सुर्खियां बन जाती हैं और उसके ऊपर कुछ जो है वो कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन फिर लगता है कि अंत कहाँ होगा इसका? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे खबरें बनकर रह जाएंगी? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आस पड़ोस कहीं पर भी देख लें, पूरे देश दुनिया के अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं हर दूसरे चौथे दिन, या फिर अगर राष्ट्रीय समाचार खोलें तो एक ना एक खबर तो किसी न किसी एक कोने से इस तरह से आई ही रहती है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। आपकी क्या? देखिए, ऐसा है कि जो घटनाएं घट रही हैं और ख़ास करके हमारे प्रदेश की जो राजधानी है पटना, वहाँ के जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना घटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इकलौती घटना है। मुजफ्फरपुर अपने शहर में हम लोग बालिका गृह कांड को देख चुके हैं, नौरूना कांड को देख चुके हैं, यसी जो मैनेजमेंट की छात्रा थी वो घर से गायब हो गई और आज तक उसका ट्रेस नहीं मिल सका। हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी भी बैठाई, नौरूना में भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। तो आखिर ये घटनाएं महिलाओं के साथ क्यों हो रही हैं? आए दिन हम लोग खबर सुनते हैं। अभी आपने सुना कि गोड्डा में एक महिला को एक जज की पत्नी होने के बावजूद उसको गोली मार दी गई, और जो खबरें आ रही हैं कि जज जो है, जो आरोप है उस महिला का, हालांकि वो क्रिटिकल पोजीशन में है, और महिला का आरोप है कि जज के परिवार वाले लोगों ने मरवाया है, क्योंकि जज का किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो इस तरह से दहेज के लिए आज भी हम लोग सुन रहे हैं कि दहेज के लिए 6 महीने शादी हुआ है, साल भर शादी हुआ है और उसको मार दिया जा रहा है। और इस तरह की घटना 1 दिन 2 दिन के लिए अखबारों में बातें आती हैं, पुलिस का उद्भेदन होता है और बात जहाँ की तहाँ पहुँच जाती है और फिर वो घटनाएं घटती हैं। तो एक तो ये है कि मानसिकता की बात है कि समाज की मानसिकता 21वीं शताब्दी में जीने के बावजूद औरतों के मामले में हम संवेदनशील होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, वो औरतों को कमज़ोर और औरतों को शोषण के लायक समझता है। उसको अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए वो तैयार नहीं है। उसको ये महसूस नहीं हो रहा है कि जो दुनिया तब तक नहीं चल पाएगी जब तक कि
उसमें दोनों का, पुरुष और स्त्री दोनों का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक आगे संतति बढ़ नहीं पाएगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। तो महत्व तो दोनों का है, गाड़ी के दोनों चक्के हैं तभी गाड़ी चलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये सिर्फ न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो औरतों के साथ दोयम दर्जे का उनके साथ जो है व्यवहार हो रहा है। आप देख रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, देख लीजिए, आप ईरान में देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है औरतों के द्वारा बुर्का के खिलाफ में। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी औरतें हैं, जिस समाज में औरतें हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज में हो, हिंदू समाज में हो, ईसाई समाज में हो, वो दोयम दर्जे की हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आपने ये कहा कि एक मानसिकता है पूरे विश्व भर में कि औरतों को दोयम दर्जे का माना जाता है। एक और बात आती है कि चूंकि हमने हाल के दिनों में देखा है कि जैसे अगर आप विवाह के बाद होने वाली इस तरह की हिंसाओं के बारे में देखें तो कई बार महिला या पत्नी ने भी पति की हत्या की और इसको कई बार इस तरह से दिखाया गया कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया। ये बिल्कुल हम में संवेदना है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन यहीं पर जब किसी लड़की के साथ वो घटना होती है या महिला के साथ, तो लड़के को तो विक्टिम माना जाता है, लेकिन लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है कि ज़रूर उसके कैरेक्टर में कुछ कमी हुई होगी जिसकी वजह से उसको इस तरह की गलती उसके साथ हुई। इस पर आपकी क्या? नहीं, ये बहुत आसान होता है। जैसे आपने अभी देखा कि जो घटना पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटी है, उसमें भी तो यही काम हुआ कि आपने नींद आने वाली दवा को बड़ी संख्या में 90 या 100 टैबलेट आपने रख दिया और आपका ये कहना हुआ कि साहब उसने नींद की गोली खा ली है और सुसाइड उसने कर लिया है। अब ये तो बड़ा आसान है कि लड़की ने क्यों सुसाइड किया भाई, तो ऐसी उसकी परिस्थिति आई होगी, कुछ इस तरह की वो गतिविधि में रही होगी और उस गतिविधि में उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी बदनामी हो जाएगी आगे चल के, तो वो नींद की गोली खा ली और सो गई। तो ये बड़ा आसान होता है महिलाओं पर कोई इल्ज़ाम लगा देना, और यही हुआ। ये आप समझिए कि पुलिस कभी भी इस तरह का बयान पूरी जांच के बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। और आपने देखा वहाँ पे कि किस तरह से पटना के एसएसपी ने अपने जूनियर पदाधिकारियों के कहने पर एकदम बेचैनी में और जल्दीबाजी में बयान दे दिया कि नहीं, ये तो सुसाइड का केस है। और जब पटना मेडिकल कॉलेज में जब उस पोस्टमार्टम के लिए वो मामला जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आती है जिसमें पता चलता है कि उसके पूरे शरीर पर नाखून का दाग, इंजुरीज और उसको जो है सो घायल होने का पूरा सबूत मिलता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें सबूत मिल जाता है कि साहब वहाँ पर चोट लगी है, वहाँ पर खून के थक्के जमे हुए हैं, तब आपको जो है सो स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, उसकी हत्या हुई है और साथ साथ रेप भी हुआ है। ये रेप एक व्यक्ति ने किया है या सामूहिक रूप से किया गया है, आप कहते हैं कि ये अनुसंधान का विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात, पहले तो बात आपने नींद की गोली से शुरू की, तो नींद की गोली वही बात हो गई जिसमें हम कह देते हैं कि नहीं साहब, महिला ने आत्महत्या कर लिया। महिला ने जो है सो कुछ ऐसा किया उसने कि वो समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे, इसलिए उसको जो है सो ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। भाई, आप कैसा समाज बना रहे हैं? जिस समाज में महिलाओं को इस तरह की स्थिति में आप बना के रखेंगे। अब देखिए बिहार की स्थिति, आप देखिए यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो बड़े मुश्किल से पढ़ पाती हैं। उनके गार्जियंस जो हैं अपने बेटों को ज़मीन बेचकर दिल्ली पढ़ाते हैं, बेंगलोर पढ़ाते हैं, दूसरे बड़े शहरों में भेजते हैं, लेकिन लड़कियों को कहते हैं कि नहीं भाई, तुम यहीं पर काम चला लो बिहार के अंदर ही। तब वो बच्चियां जो हैं अपने गांव से उठकर जहानाबाद या मुजफ्फरपुर के किसी गांव से उठकर औराई से और यहाँ से मुजफ्फरपुर शहर, पटना शहर, भागलपुर शहर, इस तरह के शहरों में पहुँचती हैं। और तब वहाँ पर उनको कोई, सबको सरकारी हॉस्टल तो मिल नहीं सकता है, कॉलेजेज में हॉस्टल तो मिल नहीं सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए कॉलेज के हॉस्टल्स उनको प्रोवाइड भी नहीं किए जा सकते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्टल्स में जाती हैं जिनके बोर्ड लगे हुए हैं कि ये फलां गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। अब आप उन गर्ल्स हॉस्टल पर कोई निगरानी आपकी नहीं है, उनका कोई पंजीकरण नहीं है आपका, उनके लिए कोई कड़े नियमावली आपने नहीं बना कर रखे हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सेक्स स्कैंडल में वो जो बच्चियाँ, जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं, जैसे यही बच्ची जो अभी जहानाबाद की बच्ची है, वो अभी नाबालिग है, वो 18 वर्ष की नहीं हो पाई है, वो 17 साढ़े 17 साल की लड़की है। तो उनको उन पर दबाव बनाया जाता है
उनको जो है सो गलत कार्यों के लिए भेजा जाता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसा एक जो सूचनाएं आती हैं वो भयावह सूचनाएं आती हैं कि उसमें बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग, राजनेता और इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे लोग इस सेक्स रैकेट में शामिल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहाँ तक इसमें सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन आखिर इसका उद्भेदन कौन करेगा? कब तक उन सफ़ेदपोशों को बचाया जा सकेगा? जो हमारे बच्चियों को, जो कम उम्र की बच्चियां हैं, जो आके एक बहुत बड़े उम्मीद लेके, यही लड़की पिछले वर्ष ये डेंटल कम्पीट की थी, जो सूचना आ रही है, लेकिन इस बार वो चाहती थी कि इम्प्रूव करके हम मेडिकल, फुल फ्लेजेड मेडिकल की पढ़ाई हम करें। तो वो उसके लिए मेहनत कर रही थी, पढ़ रही थी, और जो भी परिस्थितियां बनी हो वो तो सामने आएगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को बनने से रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? समाज की जिम्मेवारी। मैं नहीं कहता हूं कि समाज की जिम्मेवारी नहीं है, समाज की जिम्मेवारी है, लेकिन समाज में ऐसे अवांछित तत्वों को पर पकड़ बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है। आप यहीं बगल के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में भयंकर रूप से कमी आई है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, वो इस मामले में सख्त हो गया हुआ है। तो वो डर रहे हैं कि नहीं साहब, अगर हम कोई इस तरह का काम करेंगे, ठीक है कि घटनाएं पूर्ण रूप से नहीं समाप्त होंगी, लेकिन पुलिसिया डर एक होना चाहिए, प्रशासन का एक डर होना चाहिए, जो बिहार में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के मन से डर समाप्त हो गया हुआ है। जब आप ये कह रहे हैं कि बिहार से ऐसे अपराधियों का जो है वो डर खत्म हो गया है, तो मेरे दिमाग में अभी हाल में जो जनस्वराज के जो कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर, उनकी बात ध्यान में आ रही, क्योंकि उन्होंने ही इस मुद्दे को बड़े ही ज़ोर शोर से जो है वो 15 तारीख को उठाया, और उसके बाद उनके भी जो है वो बोल थोड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या? नहीं, उन्होंने वो गए वहाँ पर, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बाकी लोग तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ गई भी नहीं, लेकिन वो गए तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो उम्मीद हम लोग कर रहे थे प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को फोर फ्रंट पर लाना चाहते हैं, वो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे, तो जब वो एसएसपी से मिलके निकले तो बिल्कुल बदले बदले से थे, और एक तरह से वो एसएसपी को डिफेंड कर रहे थे, उनका बचाव कर रहे थे एसएसपी का, कि नहीं साहब उनको तो जांच से भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम तो सिर्फ 2 बात के लिए गए हुए थे कि जिन लोगों पर प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे कारगिल चौक पर, उन पर जो मुकदमे कर दिए गए हैं, उनको जो है सो उन पर से मुकदमा वापस लिया जाए, और ये कोई और विषय कह रहे थे। और उनका कहना था कि मैं अभी उसके बातों पर नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो उन पर भी एक दबाव, एक जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उन पर तो दबाव है ही है, माने विपक्ष तो यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में इस मुद्दे को अभी राष्ट्रीय जनता दल को उठाना चाहिए था, इस मुद्दे को अभी कम्युनिस्ट पार्टियों को उठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो विपक्ष बिल्कुल सन्नाटे में है, उसको एकदम जो है सो लकवा मार गया हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो विपक्ष की भूमिका में हैं, वो भी तो चुनाव लड़े थे ये जो अभी सत्ता में जो लोग आए हैं उनके खिलाफ, तो प्रशांत किशोर को ही आगे बढ़ के आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसी दबाव में वो भी हैं। लेकिन फिर भी वो चूँकि वहाँ गए तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम उन्होंने हिम्मत की और वहाँ पर वो उस जहानाबाद के उस परिवार से जाके वो मिले। आपने अभी योगी जी के उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उत्तर प्रदेश का, उसका उदाहरण दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। अभी कल परसों से जो एक खबर बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज़ जितनी भी राष्ट्रीय चैनल हैं उसमें चल रही है, वो है ग्रेटर नोएडा की एक खबर, जिसमें कि नोएडा सेक्टर 50 का एक लड़का जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, युवराज मेहता नाम था उसका, और जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु की सिर्फ चर्चा कर देना ही बड़ा ही रूह को कपाने वाला होता है। और अगर इसके पीछे की वजह देखें तो कहीं ना कहीं सिस्टम इसका बहुत बड़ा दोषी है। और हम चूंकि अपने शहर में भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के मामले को उठाते रहते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह से कई जगह फेलियर्स हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एक्सीडेंट होने के बाद ही एक्शन लिया जाना सही है? देखिए, आप दिल्ली हम लोग बराबर जाते रहते हैं, वहाँ बिल्डर्स का एक तरह से प्रभुत्व है, और बहुत सारे लोग तो पैसा लगा कर और बिल्डर्स
उनको 10 बरस से 15 बरस से उनका पैसा रखे हुए हैं और उनको घर नहीं दे रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो एक तरह से बिल्डर्स का कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं साठगांठ है। अब एक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका विशेष जोड़ है और उस पर उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन सब विषयों पर अगर अकेले मुख्यमंत्री चाहेंगे उसको कंट्रोल करना और उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर, तो मुश्किल होगा। देखिए, जो घटना घटी है सेक्टर 50 में वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जो यंग इंजीनियर 27 वर्ष का युवराज मेहता, वो गाड़ी से अपने आ रहा है और आपने वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है। दिल्ली में ऐसे ही धुंध रात में होती है, 11 बजे रात या 11:30 बजे रात का समय रहा होगा, और कहीं कोई प्रोटेक्शन का के लिए कि लोगों को पता चल सके कि नहीं साहब इसके बीच में गड्ढा है, यहाँ पर इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, और वो किसी तरह से भटक जाता है और भटक के वो गिर जाता है। और फिर गिरने के बाद वो गाड़ी के अपने छत पर चढ़ के, कितने मेहनत से वो गाड़ी से निकला होगा, और फिर छत पर चढ़ के वो अपने पिता को फ़ोन करता है, उसके पिता आ जाते हैं, और इस बीच में एनडीआरएफ की टीम भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, लेकिन कोई भी आदमी उस बच्चे को, उस लड़के को, युवा लड़के को, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई होंगी देश के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन कोई एनडीआरएफ, बताइए, एनडीआरएफ का निर्माण ही इसीलिए होता है कि वो डिसास्टर की स्थिति में एक्ट करती है। अब इससे बड़ा डिसास्टर क्या होगा कि एक लड़का जो है वो अपनी गाड़ी के साथ उस बिल्डर के बनाए हुए गड्ढे में, असुरक्षित गड्ढे में वो पानी में फंसा हुआ है, और गाड़ी के ऊपर छत पर चढ़ के वो जो है सो अपने फादर से लगातार बात कर रहा है, और आप खड़े हैं और उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, और देखते देखते में 2 घंटे के अंदर में हार्ट फेल और शायद डूबने से भी उसकी मौत हो जाती है। तो ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। इसमें कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इसमें इन्वॉल्व है, वो निश्चित रूप से संवेदनशील नहीं है। हमको उसके पिता की ओर देखना चाहिए, जिस पिता की पत्नी भी अब नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, उसकी बेटी जो है सो कहीं बाहर में, विदेश में है, और इकलौता लड़का ये है जो उसका ब्रेड अर्नर है, और वो युवा जिसकी सारी संभावनाएं सामने में थी, उसकी यही स्थिति, इस स्थिति में मौत हो जाती है कि 2 घंटे तक वो स्ट्रगल करते रहता है और उसके बाद से अंत में उसकी मौत होती है। निश्चित रूप से एक बिल्कुल ही विक्षुब्ध और निराश करने वाली घटना है। मैंने इन 2 घटनाओं का जिक्र किया। हमारे अहियापुर में भी अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि किस तरह से एक जो महिला है वो 2 दिनों से गुमशुदा थी, और उसके बाद वो अपने 3 बच्चों के साथ बंधी हुई अवस्था में पानी में, अहियापुर पुल के नीचे पाई गई, पानी के अंदर। इस तरह की जब बातें आती हैं, इतना ज़्यादा हम सरकार से शिकायत करते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, और जो नौकरी में कार्यरत लोग हैं उनकी अक्षमता, इस पूरी परिदृश्य को देख करके आपके मन में क्या भावना है? निश्चित रूप से जो अहियापुर की जो घटना है वो भी काफ़ी दर्दनाक घटना है, और इस तरह की घटनाएं मुजफ्फरपुर में, ये जो बूढ़ी गंडक नदी है, इसके किनारे किनारे में बहुत देखने को मिल रहा है। ये जो घटनाएं होती हैं, इसके कई कारण होते हैं। कहीं कहीं पर औरतें जो हैं आर्थिक परेशानियों के कारण भी जल समाधि ले लेती हैं, कहीं कहीं पर पति के टॉर्चर के कारण, पति शराब पी कर आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। शराब तो मिलता ही है, यहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन अवैध शराब प्राप्त हो जाता है, तो उसके कारण भी औरतें अपने बच्चों के साथ, जो मुजफ्फरपुर की जो ये घटना है, ये भी काफ़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि बच्चों के साथ माँ डूब जाए, इसका मतलब होगा कि वो बिल्कुल अपने जीवन से तंग आ चुकी होगी। निश्चित रूप से अभी तक हम लोगों ने जो अखबार देखा है उसमें कहीं भी उद्वेदन इसका हुआ हो, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं को समाज को भी देखने की ज़रूरत है, कि समाज ये देखे कि अगर अगल बगल में किसी महिला को किसी घर में टॉर्चर किया जा रहा हो और वहाँ पता चले, तो समाज को भी वहाँ खड़ा होना चाहिए, समाज को भी उस घर में पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। वो व्यक्तिगत मामला नहीं है, किसी व्यक्ति को टॉर्चर करके उसकी हत्या कर देना
ये उसका घरेलू मामला नहीं हो सकता है, वो जो है सो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए समाज के लोगों को भी वो अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले में जहाँ वो रहते हैं वहाँ निश्चित रूप से सतर्क रहना होगा। और इस तरह की अगर घटना आप देखते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उस घटना पर रोक लगे, उसके लिए प्रॉपर जो पुलिसिया एक्शन जो होना चाहिए वो एक्शन हो। हमको ये नहीं कहा कि ये दूसरे घर का मामला है हम नहीं बोलेंगे, नहीं, आप अपने से भी बोलिए, संगठित होकर उसके खिलाफ बोलिए, और साथ साथ पुलिस को भी एक्शन में आना होगा कि जब उनको इस तरह की कोई सूचना मिले तो उनको तुरंत पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी निष्पक्ष जांच करें और उसको एक दबाव वहाँ बनावें कि नहीं साहब वहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटे। हमारी चर्चा थोड़ी सी लंबी हुई है क्योंकि हमने हर जगह की समस्याओं को एकत्रित करके उसके ऊपर डिस्कस किया। आखिरी सवाल, एक कंक्लूडिंग सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बार बार जांच की बात उठाई, लेकिन बहुत सारे आज तक क्रिमिनल केसेस हुए हैं मुजफ्फरपुर, बिहार, पूरे देश भर में, जिसमें CBI को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है मैक्सिमम केसेस में। क्या कहना चाहें? देखिए, निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव पुलिस प्रशासन पर है। इसलिए कि आप देखिए उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में अगर वहाँ के मुख्यमंत्री उस मामले में न्यूट्रल हो गए हुए हैं तो प्रशासन वहाँ इस तरह के मामले को बहुत हद तक रोकने में सफल हुआ है। और जो माफियाज वहाँ थे बड़े बड़े अलग अलग सेक्टर्स में, वो माफिया अब कहीं दिखाई उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ते हैं। अगर दिखाई भी पड़ते हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं और वो बहुत ही मुश्किल से अपने को जिस ढंग से हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई किसी को, वो उत्तर प्रदेश में उन घटनाओं पर काफ़ी रोक लगी है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ भी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका भी ये सिद्धांत रहा है कि न तो किसी को वो किसी के लिए कोई पैरवी करेंगे किसी गुनाहगार के लिए, और न किसी को फंसाएंगे उसके लिए पैरवी करेंगे। तो ये एक सरकार का मोटो रहा है, मुख्यमंत्री का मोटो मतलब सरकार का मोटो रहा है। तो पता नहीं क्यों जब जीरो टॉलरेंस इन चीज़ों पर नीतीश कुमार का है, और अब तो एक युवा गृह मंत्री यहाँ के बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय इसीलिए सौंप दिया है एक युवा व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है कि वो औरतों की बहुत बड़ी संरक्षक है, वो रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं। एक आप सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बना रहे हैं, सीता माता को एकदम आप राम मंदिर के पैरेलल में आप यहाँ एक अच्छे ढंग से आप उसको खड़ा कर रहे हैं। तो फिर उनके गृह मंत्री को आखिर क्या दिक्कत हो रही है जो इन चीज़ों पर वो कंट्रोल, हम लोग ठीक है बुलडोजर वगैरह की बात चली है, लेकिन हम लोगों ने तो कहीं बुलडोजर चलते हुए अभी तक नहीं देखा है। हमने कहीं अभी ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ महिलाएं अपने को सुरक्षित समझने लगी हों, वो एकदम से निश्चिंत हों कि नहीं साहब हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जो एक पुलिस का डर होना चाहिए, प्रशासन का भय होना चाहिए, वो भय अभी 2 महीने सरकार को बने हुए हो गया। वो गृह मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने वैसा भय नहीं देखा है कहीं पर। तो निश्चित रूप से हम फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से ये संदेश सब लोगों तक जाना चाहिए कि हम लोग सतर्क रहें, और ख़ास करके महिलाओं के मामले में हम लोग बिल्कुल एक वैसी स्थिति में सजग रहें कि उनके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना घटना नहीं घटे। तो ये तमाम बातें हैं कि किस तरह से सतर्कता होनी चाहिए, और जो भी संस्थान हैं, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, गृह विभाग हो, अगर वो अपने जो अगर सुव्यवस्था बनी रहती है, और कहते हैं ना हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, भय बिनु प्रीत न हुई हैं, तो उसी तरह से अगर एक जो प्रशासन है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर उसका भय नहीं होगा तो इस तरह की अराजक स्थिति बनी रहेगी। और ऐसे में उन परिवारों की बेटियां शायद पटना या और दूसरे शहर आगे की पढ़ाई करने नहीं जाएंगी जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां सुरक्षित रहें। ये सवाल हम आपके ऊपर भी छोड़ते हैं कि क्या सिर्फ खबर देख लेना और इस बात को वहाँ चर्चा करके छोड़ देना ही काफ़ी है, या इन मुद्दों के ऊपर सतर्क हो करके, क्योंकि विपक्ष शांत हो गई है तो हम जनता की भूमिका भी बनती है कि हम इस मुद्दों पर आवाज़ उठाएं और सरकार इस पर जो है वो पहल ले सके। तो इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को हम बहुत आपको भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।